हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमा गोयल, आपकी अपनी बायोलॉजी टीचर। मेरा मोटिव होता है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करना, क्योंकि जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बायोलॉजी बेस्ड है डायग्राम पर, और जब आपको डायग्राम क्लियर हो जाते हैं तो आपको उसकी थ्योरी ऑटोमेटिकली समझ में आ जाती। इसलिए मेरा यही मोटिव है कि आपके डायग्राम क्लियर हो और आपके जो भी डाउट हैं वो क्लियर हो। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर हम कर रहे थे। आज हम करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में पार्ट थर्ड। टॉपिक्स कवर्ड इन दिस सेशन: कॉमन डिसीज इन ह्यूमंस, इम्यूनिटी। कॉमन डिसीज इन ह्यूमंस मैंने पार्ट फर्स्ट में कराया है, इम्यूनिटी पार्ट सेकंड में कराया है। जिन बच्चों ने अभी तक मेरा पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड नहीं देखा, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना लिंक दिया है, वो बच्चे वहाँ से पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड देख सकते हैं। एड्स, कैंसर, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़ आज हम कवर करेंगे। चलो फिर स्टार्ट करें। ओके, एड्स। आज मैं सबसे पहले तुम्हें कराऊंगी एड्स कि भाई एड्स क्या है, कैसे फैलता है, कौन से वायरस से फैलता है और इसका कोई क्योर है या नहीं। द वर्ड एड्स स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। दिस मीन्स डिफिशियंसी ऑफ इम्यून सिस्टम acquired during the lifetime of an individual, indicating that it is not a congenital disease। समझो, देखो, जो वर्ड एड्स है ये स्टैंड करता है एक ऐसी डिसीज को जो हमारे इम्यून सिस्टम को हिला के रख दे। हमारा इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाता है कि हमारे ऊपर छोटा से छोटा बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई भी हावी हो जाता है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो चुका है। ये एक ऐसी डिसीज़ है जो अब फैलती जा रही है। इस डिसीज़ का कोई क्योर नहीं है। हम एंटीबायोटिक का यूज़ कर सकते हैं प्रोलॉन्ग लाइफ के लिए, पर हम उसको क्योर नहीं कर सकते। ये एक ऐसी डिसीज़ है जो एक इंडिविजुअल अपने लाइफ टाइम में इक्वायर्ड कर रहा है। लाइफ टाइम में उसने उसको इक्वायर्ड की है। द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल इंडिकेटिंग दैट इज नॉट ए कंजीनाइटल डिसीज। ये एक कंजीनाइटल डिसीज नहीं है। ये एक ऐसी डिसीज है जो एक इंडिविजुअल ने अपनी लाइफ टाइम में इक्वायर्ड की है। इसलिए इसको कहते हैं इक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशियंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो सिंड्रोम क्या है? द मीन्स अ ग्रुप ऑफ सिम्टम। मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम का मतलब है कि इतने सिम्टम हमारी बॉडी में आने लगते हैं जो हमने कभी सोचे भी ना हो, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी डाउन हो चुकी है। हमारा एक्वायर्ड सिस्टम, जो हमारी इम्यून सिस्टम है, हमारा इम्यून सिस्टम है, वो डिस्टर्ब हो चुका है और हम पे छोटे से छोटे बैक्टीरिया, वायरस भी हावी हो जाते हैं। हिस्ट्री की अगर हम इसकी बात करें, अगर मैं इसकी हिस्ट्री लूँ तो इसकी हिस्ट्री कुछ ऐसे है। एक अफ्रीकन ग्रीन मंकी जो सबसे पहले अफ्रीका का था। अफ्रीकन ग्रीन मंकी कंटेन्स साइमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं SIV, विच इज़ वेरी सिमिलर टू HIV। अमेरिकन ग्रीन मंकी में ये पाया गया और इसको सिमिलर माना गया कि ये SIV और HIV के सिमिलर है। इसलिए इसको कहा गया कि इस मंकी का या तो किसी ने मांस खाया या फिर इस मंकी के स्क्रैचेज किस पड़े, जिससे ये बीमारी फैली। मतलब ये कि इसको हम इतनी गहराई से तो समझ नहीं सकते, पर यह सब माना गया था कि ये दोनों सिमिलर थे, SIV और HIV। फिर इसको एड्स वाज डिस्कवर्ड इन होमोसेक्सुअल। कुछ होमोसेक्सुअल में USA में 1981 में ये पाया गया। और फिर अर्लियर इट वाज नेम्ड गे रिलेटेड इम्यून डिफिशियंसी, जिसको शॉर्ट में कहते हैं GRID। ऐसा समझा गया कि सेम सेक्स के लोगों में ये बीमारी मिली, परंतु बाद में आफ्टर सम टाइम ऐसा नहीं था। ये हमें देखने को मिली हेट्रोसेक्सुअल डेफिशिएंसी ही। माना गया कि ये हेट्रोसेक्सुअल है, सेम सेक्स के लोगों में ही नहीं, ये एक हेट्रोसेक्सुअल डिसीज़ है जो किसी को भी हो सकती है। इंडिया में सबसे पहले इसको डिस्कवर किया गया था, सेक्स वर्कर में पाया गया। इंडिया में सेक्स वर्कर के बीच ये बीमारी मिली चेन्नई में 1986 में। ये एक छोटी सी इसकी हिस्ट्री थी। आगे चले, अब देखते हैं कि ये फैलता कैसे है। कॉन्जुगेटिंग ऑर्गेनिज्म क्या है? ये
इट इज़ कॉज बाई HIV। ये HIV वायरस से फैलता है। हमें HIV की फुल फॉर्म आनी चाहिए कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी। कभी कभी हमें इन वायरस की जो फुल फॉर्म होती है ना, जैसे HIV है तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, आपको इनके फुल फॉर्म आने बहुत ज़रूरी हैं। ध्यान रखना, फुल फॉर्म याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ये कौन से ग्रुप में आते हैं? ये आते हैं आपके रिट्रोवायरस। रिट्रोवायरस इसको क्यों बोला? क्योंकि इसकी अपनी एक कैपेबिलिटी होती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है। हमने सिंपल ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा है जिसमें DNA से RNA बनता है, पर इन दैट केस, इस केस में क्या होता है, ये रिवर्स कर जाता है, उल्टा होता है, उसके अपोजिट होता है, RNA से DNA बनता है। देखो, इस मैकेनिज्म में हम यही देख रहे हैं कि कैसे वायरस आया, उसने होस्ट सेल के जीनोम के साथ इनकॉपरेट हुआ और बॉडी के अदर पार्ट्स में डिफरेंट टाइप। देखो ये वायरस आया, ये वायरस आया यहाँ से, इसने होस्ट सेल के जीनोम में एंट्री ली और उसके जीनोम के साथ इंटीग्रेस हो जाता है। इंटीग्रेस का मतलब है बाइंड हो जाता है, उसके साथ जुड़ जाता है। ये देखो कितनी तेज़ी से ये वायरस आया और यहाँ आकर ये एक दूसरे को इंटीग्रेस करेगा, जुड़ जाएगा और डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स, वायरस पार्टिकल प्रोड्यूस करेगा जो बॉडी के अदर पार्ट में फैल जाएंगे। आपको इसके स्ट्रक्चर का भी पता होना बहुत ज़रूरी। इसी तरीके से ये डिफरेंट हमारी बॉडी के पार्ट्स में फैल जाता है। ओके, नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ HIV। हमें HIV का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं, कौन कौन से ग्लाइकोप्रोटीन है और प्रोटीन है, एक एक को हम यहाँ पर बताने वाले हैं। स्ट्रक्चर ऑफ HIV में देखो, स्ट्रक्चर ऑफ HIV इसका बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि एड्स को समझने के लिए आपको इसका स्ट्रक्चर आना बहुत ज़रूरी है। HIV इज ए स्पेरिकल एंड अपेयर लाइक अ बॉल। इसमें 4 एनवेलप होते हैं, आउटर एनवेलप, इनर कोर, जेनेटिक मटेरियल और एंजाइम। बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब गोल होता है। इसमें 4 एनवेलप होते हैं, आउटर एनवेलप, इनर कोर, जेनेटिक मटेरियल और एंजाइम। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इनकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। देखो, जो हमारा आउटर एनवेलप है, ये आउटर एनवेलप जो होता है ना, HIV हैज़ एन आउटर एनवेलप मेड अप ऑफ लिपिड प्रोटीन। किस चीज़ का बना है? ये लिपिड प्रोटीन का बना है। और इन लिपिड्स को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन, जिनको हम बोलते हैं GP120। ये देखो, GP120 और GP41 ग्लाइकोप्रोटीन इसको बोलते हैं। इसको फुल फॉर्म में बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। इनर कोर की अगर हम बात करें, देयर इज अ प्रोटीन कोर मेड अप ऑफ 2 कोट। ये 2 कोट की बनी है। आउटर होती है P17 और इनर एक होती है आपकी P24। ठीक है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो देखो ये स्ट्रक्चर है इसका। इसमें ये देखो ग्लाइकोप्रोटीन, ये जो स्पाइक्स लगे हैं, इसमें जो ऊपर का गोल पार्ट है इसको कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। और जो नीचे की जो तुम्हें स्पाइक्स दिखाई दे रही है, ये कुछ इस तरीके से जैसे कैंडल लगी होती है केक में, आधी अंदर आधी बाहर। तो जो पार्ट धसा है उसके अंदर है, उसको कहते हैं GP41। ठीक है। और इसके ये कोर प्रोटीन है P24। इसमें 3 एंजाइम मिलेंगे तुम्हें। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो मैं तुम्हें बताऊंगी। एक होता है प्रोटीएज और एक होता है एंटीग्रेज। ओके, नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ HIV में अब हम देखेंगे कि जेनेटिक मटेरियल क्या है। जेनेटिक मटेरियल होता है इसमें 2 स्ट्रैंड्स ऑफ RNA। ध्यान देंगे, 2 स्ट्रैंड्स ऑफ RNA की बात हो रही है यहाँ पर। इसमें ये विद इन द प्रोटीन कोर। इसमें 3 एंजाइम होते हैं, देयर आर 3 एंजाइम। जो इम्पोर्टेंट एंजाइम होता है वो है तुम्हारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये दिस इज द मेन एंजाइम ऑफ HIV। रिवर्स का मतलब ये अपोजिट है, क्या हो जाता है? RNA से DNA बनाता है। ठीक है, RNA टू DNA इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसका मेन एंजाइम होता है। अगर हम एंजाइम की बात करें, मैंने जैसे तुम्हें पीछे बताया है कि विद इन द प्रोटीन कोर देयर आर 3 एंजाइम, दैट इज सबसे पहले तुम्हारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेज और प्रोटीन। रिवर्स का मतलब मैंने तुम्हें बताया है कि ये अपोजिट होता है, ये मतलब RNA से DNA बना लेता है।
होस्ट सेल के जीनोम के साथ इंटीग्रेस होता है। इंटीग्रेस का मतलब होता है कि ये होस्ट सेल के जीनोम के साथ इंटीग्रेस हो जाता है। इंटीग्रेस का मतलब है इंटीग्रेटेड हो जाता है, मतलब उसके साथ बाइंड हो जाता है, जुड़ जाता है। यही इस वायरस की खूबसूरती है, चालाकी है कि ये उसके साथ बाइंड हो जाता है और अपना इफेक्ट दिखाता है। प्रोटीएज क्या है? हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन फ्रॉम फॉर्म्ड विद इन द होस्ट सेल। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर हम इसकी बात करें, इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट HIV और एड्स इज नॉट स्प्रेड टच एंड फिजिकल कॉन्टैक्ट। ध्यान देने की बात है कि HIV कभी भी टच होने से या फिजिकली नहीं फैलता। ये अगर फैलता है तो केवल बॉडी फ्लूइड से ही फैल सकता है। बॉडी फ्लूइड का मतलब है आपका ब्लड से फैल सकता है आपके, या इन्फेक्टेड आपके बाय इंटिमिनेट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैल सकता है, आपके इन्फेक्टेड ब्लड से फैल सकता है, आपके मदर से बच्चे को हो सकता है, मदर टू चाइल्ड, और ड्यूरिंग मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोसीजर। इन सब 4 रीज़न हो सकते हैं। भाई इन्फेक्टेड ब्लड का मतलब ये है कि आप गए कहाँ, हॉस्पिटल गए, आपको कोई ज़रूरत पड़ी ब्लड की और आपने ब्लड लिया, हमें नहीं पता उस पेशेंट की क्या हिस्ट्री है, हो सकता है वो इन्फेक्टेड ब्लड हो, आपने उसको लिया तो आपको भी HIV हो सकता है। मदर से बच्चे को हो सकता है क्योंकि ये प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर जाता है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से हो सकता है, जो पार्टनर है हमारे साथ हो सकता है वो इन्फेक्टेड हो HIV से और हमें पता ही ना हो, ऐसे हो सकता है। और मेडिकल प्रोसीजर से भी हो सकता है। ओके, मैकेनिज्म ऑफ HIV। मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में इसमें ये CD4 सेल पर इफेक्ट दिखाता है अपना। CD4 सेल हमारी बॉडी के ऐसे सेल हैं जिन्हें क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन रिसेप्टर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेल होते हैं जो हमारी इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं, बोल्ड करते हैं। पर जब हमारे CD4 रिसेप्टर काम करना बंद कर दें या वीक पड़ जाएं तो हमारा इम्यून सिस्टम हिल जाता है। CD4 इज फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ इम्यून सेल, जो हेल्पर टी सेल हैं, मोनोसाइट हैं, माइक्रोफाजेज हैं, डेंड्रिटिक सेल हैं। आप अगर इतना ध्यान नहीं रख सकते तो आप इतना ध्यान जरूर रखना कि HIV जो है ये मैक्रोफाजेज को एक फैक्ट्री की तरह यूज़ करता है और हमारे हेल्पर टी सेल का नंबर जो को रिड्यूस करता है, हमारे हेल्पर टी सेल को कम कर देता है। ओके, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम एड्स की बात करें कि ये कैसे फैला, ये जैसे ही देखो, ये जैसे ही ये बॉडी में एक एंटर करता है, आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी, जब पर्सन की बॉडी में एंटर करेगा ये वायरस तो ये सबसे पहले मैक्रोफाजिस सेल को पर अटैक करता है और होस्ट सेल के DNA के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाता है और अपना इफेक्ट दिखाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ये देखो, दिस वायरल DNA गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होस्ट सेल। ठीक है, infect cell to protect virus particles. The macrophages continue to produce virus and this is way act the HIV factory। मैंने बोला कि ये मैक्रोफाजिस को एक फैक्ट्री की तरह यूज करता है और हमारे हेल्पर टी सेल का नंबर रिड्यूस करता जाता है। हेल्पर टी सेल हमारी इम्यून सिस्टम के वो सेल होते हैं जो हमें पावर देते हैं, जो हमें हमारी इम्यूनिटी गेन करते हैं, हमें हमारी इम्यूनिटी को मजबूत बनाते हैं, ये वो सेल होते हैं। ड्यू टू क्या होता है, जब हमें हेल्पर टी सेल का नंबर कम होता जाता है तो हमें बहुत सी बीमारियां होने लगती हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड द पर्सन सफर फ्रॉम बाउट्स ऑफ फीवर, तो आपको फीवर आना स्टार्ट होगा, आपको डायरिया होगा, वेट लॉस होगा, आपकी बीमारियां इंक्रीज हो जाएंगी क्योंकि हमारी हेल्पर टी सेल का नंबर किसने किसने HIV ने बहुत रिड्यूस कर दिया है और हम डिफरेंट टाइप ऑफ बीमार इन्फेक्शन का हमें सामना करना पड़ता है। ये एक मैकेनिज्म जो दिखाई गई है इसको समझते हैं। रिट्रोवायरस है, रिट्रोवायरस ग्रुप से बिलोंग करता है। ये है हमारा वायरल RNA कोर। जब ये इन्फेक्टेड हुआ ये अपना इफेक्ट दिखाएगा। जो ये बाहर का है ये वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं प्रोटीन कोट। ये जब एंट्री लेगा होस्ट सेल में तो आपका जो प्रोटीन कोर है ये भारी रह जाएगा और जो वायरल RNA है ये अंदर की ओर एंट्री लेगा होस्ट सेल में। एनिमल सेल को ही हम ह्यूमन सेल कहते हैं और इसकी जो ह्यूमन सेल की जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है उसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये यहाँ पर एंटर किया और वायरल
डीएनए इनकॉर्पोरेट इन द होस्ट जीनोम, होस्ट सेल के डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट होकर, ये देखो यहाँ पर ये इनकॉर्पोरेट हो गया, होस्ट सेल के जीनोम के साथ इनकॉर्पोरेट हो गया, मिल जाना, इनकॉर्पोरेट हो जाने का मतलब है मिल जाना, उसके साथ मिल जाता है, इनकॉर्पोरेट हो जाता है, और क्या बनाते हैं, न्यू वायरल आरएनए इज प्रोड्यूस बाय द इन्फेक्टेड सेल। ये यहाँ पर ये फिर इसने वायरल बना दिया, इन्फेक्टेड सेल बनाने शुरू किए और न्यू वायरस आर प्रोड्यूस, और वायरस पार्टिकल बनाने स्टार्ट किए यहाँ से, और ये देखो कितने सारे वायरस के इसने पार्टिकल बनाए, और ये वायरस जो बना न्यू वायरस, ये बॉडी के अदर पार्ट में जाएगा और अपना इफेक्ट दिखाना शुरू करेगा। हमारे हेल्पर टी सेल का नंबर ये डाउन कर देता है, और मैक्रोफेजेस सेल को एक फैक्ट्री की तरह यूज करता है, कि फैक्ट्री का मतलब है कि उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ न्यू वायरस आर प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। फिर इसमें आपको मेन बात आपको ये ध्यान रखनी है कि ये मैक्रोफेजेस को एक फैक्ट्री की तरह यूज करता है और हमारे हेल्पर टी सेल का नंबर डाउन कर देता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट और होस्ट जीनोम के साथ ये मिल जाता है, इनकॉर्पोरेट हो जाता है। नेक्स्ट, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ एड्स की अगर हम बात करें तो देखो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, इंक्यूबेशन पीरियड में एड्स इज 5 to 10 years. During the period the patient is HIV positive but does not suffer AIDS स्टेज ऑफ। देखो किसी को अगर एड्स हो गया तो हम उसको ये नहीं कहेंगे, किसी को अगर HIV पॉजिटिव है तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि उसको एड्स हो गया। देखो एड्स होना और HIV पॉजिटिव होना दोनों में डिफरेंस है। एड्स एक ऐसी बीमारी है जो बाद में हमें पता चलती है, HIV पॉजिटिव हो जाना एड्स होने के इक्वल नहीं है। एड्स वो कंडीशन है जो लास्ट में अपना इफेक्ट दिखाएगी, उसमें 5 to 10 years भी लग सकते हैं, आपको 3 month भी लग सकते हैं। इसलिए HIV पॉजिटिव होने का मतलब हम ये नहीं कह सकते कि हमको एड्स हो गया है, ये अपना लास्ट स्टेज में अपना इफेक्ट दिखाता है। डायग्नोज करने की अगर हम इसकी स्टार्टिंग की बात करें तो इसके डायग्नोज कैसे करें कि भाई हमें एड्स है या नहीं, उसके लिए हम एक ट्रीटमेंट लेते हैं एलाइजा, अ विडली यूज डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड्स इज एंजाइम, जिसको हम कहते हैं लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से। एलाइजा कराते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमें एड्स है या नहीं। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में हमें आता है कि ट्रीटमेंट ऑफ एड्स हम एंटीवायरल ड्रग्स ले सकते हैं, ठीक है, हम एंटीवायरल ड्रग्स का यूज़ कर सकते हैं, पर इनको लेने से हम एक पेशेंट की लाइफ प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, लाइफ को तो बढ़ा सकते हैं, पर उसके जो सिम्टम है एड्स जो उसको होने वाला है आने वाले टाइम में 5 to 10 years भी लग जाते हैं, 3 month भी लग जाते हैं, उसको हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हम एड्स का अभी तक कोई ऐसा क्योर नहीं मिला जो हम ठीक कर सकें। डेथ निश्चित है, अगर आपको एड्स हो गया तो आपके साल बढ़ सकते हैं, पर डेथ तो आपकी निश्चित है, उसका कोई अभी तक क्योर नहीं मिला। एंटीवायरल ड्रग्स ले सकते हैं पर फिर भी हम उसकी डेथ को निश्चित ही मानेंगे कि उसकी डेथ होनी ही है। प्रिवेंशन ऑफ एड्स की अगर हम बात करें तो प्रिवेंशन में हम यही कहेंगे कि एड्स हैज़ नो क्योर, एड्स का कोई क्योर अभी तक नहीं मिला, और इसका यही है कि हम सावधान रहें। कुछ ऑर्गेनाइजेशन हुए हैं इन आवर कंट्री, इन नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन NACO एंड देयर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन NGO, जो ये बताते हैं कि अवेयरनेस करते हैं, लोगों को अवेयरनेस करते हैं कि आप एड्स से कैसे बच सकते हैं, और अगर किसी को एड्स हो जाए तो हमें उससे ये नहीं कि उसको अपनी कम्युनिटी से दूर कर दें, क्योंकि ये कभी भी टचिंग से या फिर उससे नहीं फैलता, ये केवल बॉडी फ्लूइड से ही फैल सकता है। ओके, नेक्स्ट, कैंसर। आज हम दूसरा टॉपिक करेंगे कैंसर। कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट dreaded डिसीज ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड इज अ मेजर कॉज ऑफ डेथ ऑल ओवर द ग्लोब। कैंसर एक ऐसी भयानक बीमारी है जिसका आज तक जो हमारे देश में हड़कंप मचाए हुए है। कैंसर अगर किसी को हो जाए तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। हर साल इंडिया में हम देखते हैं कि कैंसर से लोग मर जाते हैं। कैंसर होना एक ऐसी क्रिया है जो हमारे सेल को कैंसर सेल में कन्वर्ट कर देती है। इसका जो उपचार है या इसके जो हम देख रहे हैं बायोलॉजी में और मेडिसिन में, आज भी हम देख रहे हैं कि कैंसर के ऊपर सर्च किया जा रहा है, ठीक है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है
जो दुनिया में तेजी से फैल रही है। हर साल लोग इससे मरते हैं, 10 लाख से भी ज़्यादा लोग मर जाते हैं। इसके लिए सर्च चल रही है बायोलॉजी में, और बहुत साइंटिस्ट हैं जो इसको सर्च कर रहे हैं। अगर मैं इसकी हिस्ट्री ऑफ कैंसर की बात करूं कि इसकी हिस्ट्री क्या है, तो हिस्ट्री इसकी ऐसी है कि कैंसर हैज कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड कार्किनोस एंड लैटिन वर्ड कैंक्रम विच मीन्स crab. Just like a crab does not easily leave a place where it sticks, cancer does not easily leave the organs which it affects. It is also called कर्करोग. The scientific study of cancer is called oncology. Okay, कैंसर एक ऐसी बीमारी है, ऐसा रोग है, कर्क रोग नाम दिया गया है इसको, कि ये एक ऐसी बीमारी है कि अगर किसी को हो जाए तो जल्दी से उसको छोड़ती नहीं। जिस ऑर्गन्स को पर ये होती है उसको इजीली छोड़ती नहीं। ये एक क्रैब है और इसको एक कर्क रोग माना गया, भयंकर बीमारी। इसका जो ये जो निकला, ये आपको कार्किनोज से इसकी निकला। कैंसर हैज कम, कार्किनोज ग्रीक वर्ड है और लैटिन वर्ड कैंक्रम से आया। मतलब कहते हैं ना कि अगर ये तो कर्क रोग है। क्रैब ऐसे होते हैं बॉडी में कहीं पर भी हो जाए तो जल्दी से उस ऑर्गेन्स को नहीं छोड़ते। तो जस्ट लाइक अ कैंसर, ये बिल्कुल कैंसर की तरीके से है, इसलिए इसको एक ऐसी भयंकर बीमारी भी कहते हैं। इसको कहा जाए है कर्क रोग। जो साइंटिस्ट इसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं उस स्टडी को हम बोलते हैं ओंकोलॉजी, यानी कि जो कैंसर पे सर्च कर रहे हैं, कैंसर के लिए अभी भी और अच्छी से अच्छी मेडिसिन हमें प्रोवाइड करना चाहते हैं, स्टडी कर रहे हैं, उस स्टडी को हम बोलते हैं ओंकोलॉजी। ओके, कैंसर लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा क्योंकि आपसे पूछ सकते हैं कि लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या है। हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सेल होते हैं जो पहले नॉर्मली डिवाइड होते हैं, नॉर्मली डिवाइड हो रहे हैं, जैसे कि एक डॉटर सेल है, डॉटर सेल से 2 डॉटर सेल बनी, फिर 4 डॉटर सेल बनी। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन होती है पेशेंट की। पर जब ये सेल अनडिवाइड यानी कि अनऑर्गेनाइज तरीके से होने लगे तब हम उसको कहते हैं कि कैंसर हो चुका। हर सेल के अंदर डिवाइड होने की एबिलिटी है। सेल डिवीजन एक बेसिक प्रॉपर्टी है, सेल को सेल डिवाइड होते रहते हैं पर एक कंट्रोल में डिवाइड होना होते हैं। पर जब ये अनकंट्रोल्ड वे में डिवाइड हो तो एक सेल डिवाइड होकर कई तरीके के ऐसे ट्यूमर बना देती है जिससे कैंसर बनते हैं। एक सेल से 2 डॉटर सेल बने, 2 डॉटर सेल से 4, परंतु एक कंडीशन ऐसी आती है जब ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होता है इनके बीच में। मान लो एक सेल ने ग्रो करना स्टार्ट किया, जब एक सेल ग्रो करती है तो ये क्या होता है, जब ये सेल एक दूसरे के पास पहुंचकर एक दूसरे के क्लोज होती हैं तो ये टच करेंगी, और तो ये जब टच करती हैं तो इनका जो ग्रो करने का प्रोसेस है वो बंद हो जाता है। ये नॉर्मल ह्यूमन सेल की प्रॉपर्टी है कि सेल ने ग्रो किया, एक दूसरे के पास तक पहुंची, उन्होंने टच किया और टच होकर वो वहीं पर स्टॉप हो जाती हैं। तो ये तो एक नॉर्मल सेल की प्रॉपर्टी है, पर कैंसरस सेल में ऐसा नहीं होता। ये नॉर्मल ह्यूमन सेल की प्रॉपर्टी है जिसे कहते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। जो स्टॉप हो गई, सेलों ने ग्रो किया, एक दूसरे के पास पहुंची, क्लोज हुई, टच किया और वहीं पर स्टॉप हो गई। ये एक नॉर्मल ह्यूमन सेल की प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। पर जब हमारे सेल हो गए कैंसरस सेल बन गए तो उनमें ये प्रॉपर्टी नहीं होती, उनकी ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। नो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन इन द सेल, उसमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं होता। और जब ये सेल अनकंट्रोल डिवाइड होना स्टार्ट करती हैं तो एक मास ऑफ सेल बना लेती हैं जिसे कहते हैं ट्यूमर। देखो, ट्यूमर का मतलब ये है कि बॉडी में अगर हमारे कोई भी पार्ट अच्छे से काम नहीं कर रहा, हमारी बॉडी का अंदर का इंटरली कोई पार्ट खराब हो रहा है, हमें कुछ ऐसे सिम्टम भी हैं जिन्हें हमें आउटर भी हमें समझ में नहीं आते, हमें लास्ट स्टेज में पता चलता है कि भाई वो तो हमारे जो सेल थे वो अंदर से डैमेज हो चुके हैं, हमने ध्यान नहीं दिया उन पर, कुछ अल्सर हो जाते हैं बॉडी में, अंदर कोई भी इन्फेक्शन हो जाए और हम उसका ट्रीटमेंट ना लें, टाइमली अगर ना लें तो वो भी कैंसर का ही रूप ले लेते हैं। इसलिए हमें टाइमली अपनी बॉडी के चेकअप कराते रहने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन जो है ये एक नॉर्मल सेल की प्रॉपर्टी है कि सेल ने ग्रो किया, एक दूसरे को टच किया और स्टॉप हो गई। ये एक नॉर्मल ह्यूमन सेल की प्रॉपर्टी है जिसे कहते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। पर जब सेल कैंसरस सेल बन जाते हैं तो उनमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है।
देखो इस डायग्राम में कुछ ऐसा ही दिखाया जा रहा है। ये जो तुम देख रहे हो ना यहाँ पर ये डायग्राम, इसमें कुछ यही दिखा रहे हैं कि यहाँ से ये सेल हुई और ये पूरी बॉडी में यहाँ पर जाकर फैल गई और ये जो लंप ऑफ सेल बना इसको बोलते हैं ट्यूमर। ये जो लंप ऑफ सेल बन रहा है इसको कहते हैं ट्यूमर। इन आवर बॉडी सेल ग्रोथ डिफरेंशिएशन इज हाईली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड। हमारी बॉडी में जब सेल का अनकंट्रोल होकर सेल डिवाइड होना स्टार्ट होते हैं उसको कहते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। देखो ये लिखा, there is breakdown of those regulatory mechanism normal cells show a property called contact inhibition by virtue of contact which other cell inhibits their uncontrolled growth। जब ये अनकंट्रोल हो जाती हैं और तो उनमें ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। कैंसर सेल अपेयर टू हैव लॉस्ट दिस, कैंसर सेल की प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, उनमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं होता। As a result of this, cancerous cell just continue to divide, giving rise to mass of cell और ट्यूमर की तरह फैल जाती हैं। द ट्यूमर आर टू टाइप, दो तरीके के ट्यूमर हैं। ध्यान देने वाली बात यहाँ है ये है कि ट्यूमर भी दो तरीके के हैं। एक होता है तुम्हारा बिनाइन ट्यूमर और एक होता है तुम्हारा मिलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर जो होता है ये नॉर्मल ट्यूमर होता है, जैसे किसी की बॉडी पर मस्सा हो गया या मोल हो गया तो वो ट्यूमर है, पर वो बिनाइन ट्यूमर है, उसमें घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि उसको हम बाई सर्जरी भी निकलवा सकते हैं और कुछ लोग तो निकलवाते भी नहीं है नॉर्मली, क्योंकि इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती। और दूसरा होता है तुम्हारा मिलिग्नेंट ट्यूमर। ये बहुत डेंजरस स्टेट है। मिलिग्नेंट ट्यूमर अगर किसी को हो जाए तो ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, ये डेंजरस स्टेट है। इसमें क्या होता है मिलिग्नेंट ट्यूमर में, ऑन द अदर हैंड मास ऑफ प्रोपिलेंट्री सेल कॉल्ड न्यूप्लास्टिक या ट्यूमर सेल, जब अनकंट्रोल तरीके से हमारी सेल डिवाइड होना स्टार्ट होगी, कैंसरस सेल बन गई, तो वो क्या करती हैं न्यूप्लास्टिक या फिर ट्यूमर सेल का रूप ले लेती। ये कौन सी स्टेज है, ये मिलिग्नेंट ट्यूमर की स्टेज है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, जब हमारे सेल हो गए क्या कैंसरस सेल बन गए और ये कैंसरस सेल जब बॉडी के अदर पार्ट में पहुंचते हैं, किसके थ्रू, ब्लड से, ब्लड के थ्रू जब ये हमारी बॉडी के दूसरे पार्ट्स में पहुंचते हैं तो ये क्या क्रिएट करते हैं, एक कंडीशन बना देते हैं मेटास्टेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटास्टेसिस कंडीशन आपसे पूछी जा सकती है। ब्लड के थ्रू ये हमारी बॉडी के दूसरे पार्ट में पहुंच जाते हैं और मेटास्टेसिस इज द मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट ट्यूमर। और एक नया जहाँ जहाँ पर भी ये हमारे बॉडी के दूसरे पार्ट में पहुंचेंगे ट्यूमर क्रिएट करेंगे, नए ट्यूमर बनाना शुरू कर देंगे। मतलब ये क्या करेंगे, एक तरीके से हमारी बॉडी को डैमेज करना स्टार्ट। मेटास्टेसिस इज द मोस्ट, ये एक बहुत ही खतरनाक फियर्ड प्रॉपर्टी है कैंसर की, जिसको बोलते हैं मेटास्टेसिस। ओके, कैंसर क्यों हो, कॉज ऑफ कैंसर देख लेते हैं कि क्या है। ट्रांसफॉर्मेशंस of normal cell into cancerous neoplastic cell may be induced by physical, chemical, biological agent. These agents are called carcinogens. There are 3 types of carcinogens. देखो फिजिकल से हो सकता है, केमिकल से हो सकता है, एक एक को पढ़ेंगे। ये हो गया तुम्हारा कॉज ऑफ कैंसर में केमिकल एंड बायोलॉजिकल। फिजिकल में आपके आयोनाइजिक रेडिएशन है, एक्सरे और गामा रे। नॉन आयोनाइजिंग में आपके यूवी अल्ट्रावायलेट रेज से हो सकता है और चेंज डीएनए, न्यू प्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। केमिकल से आपका टोबैको और स्मोक से हो सकता है। देखो क्या होता है, कुछ लोग तंबाकू खाते हैं, हम अगर अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट के टिश्यू को इरिटेट करेंगे, कंटिन्यू उसका यूज़ करेंगे, तो हमें वहाँ पर कैंसर कोज हो सकता है। कुछ लोग सालों साल तंबाकू खाते रहते हैं, उनकी आधी जिंदगी तंबाकू में ही निकल जाती है। जिस पार्ट से उसने उसको चबाया, मुंह का कैंसर हो जाता है बेसिकली, तो वो आपका टिश्यू डैमेज होना स्टार्ट करता है और कैंसर कोज कर देता है। क्योंकि लोगों को लत लग जाती है बीड़ी पीने की, धुएं से आपको लंग कैंसर हो सकता है, आपको टैबको से हो सकता है, क्योंकि वो टिश्यू डैमेज होना स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे और हमें पता भी नहीं चलता। इसी तरीके से कुछ लेडीज़ जो होती हैं वो साड़ी टाइट पहनती हैं, जब वो टाइट साड़ी पहनती हैं तो निशान पड़ जाता है, और क्योंकि वो हमारा जो टिश्यू है, हमारी जो स्किन है, उस पर निशान बनते चले जाते हैं और उससे भी कैंसर कोज हो सकता है। तो ये केमिकली है, ठीक है। और इसी तरीके से हम बायोलॉजिकल की अगर बात करेंगे तो बायोलॉजिकल कैंसर में अगर मैं बात करूं तो इसमें होता है कि हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी के सेल, हमारी बॉडी के जो सेल हैं, इनमें ऑन्कोजीन भी हैं जो कैंसर कोज कर सकते हैं, पर एंटी ऑन्कोजीन भी हैं जो कैंसर होने ही नहीं देते। एंटी मतलब, एंटी ऑन्कोजीन का मतलब है जो कैंसर कोज
नहीं कर सकते। अगर एक ह्यूमन हेल्दी पर्सन है और उसमें ऑन्कोजीन है, ऑन्कोजीन आर प्रेजेंट इन एन इनएक्टिव फॉर्म, एक हेल्दी पर्सन में जो ऑन्कोजीन है वो इनएक्टिव फॉर्म में है, पर जिनको हम कहते हैं ऑन्कोजीन और प्रोटो ऑन्कोजीन कहते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में हम उनको कहते हैं ऑन्कोजीन और प्रोटो ऑन्कोजीन। वेन एवर ए कार्सिनो एंटर द बॉडी इन लेटर द डीएनए सेल इन सच अ वे दैट, पर अगर एक कार्सिनोजन की एक्टिव हो गया और वो उस इंडिविजुअल या उस ह्यूमन में एंट्री ले ली उसने, तो फिर क्या होगा, उसमें फिर कैंसर, जो हमारे इनएक्टिव फॉर्म में उनको जीन थे वो एक्टिव हो जाएंगे और कैंसर खोज करेंगे। इनएक्टिव ऑन्कोजीन, प्रोटो ऑन्कोजीन आर एक्टिवेटेड कुड लीड टू ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेल। क्या करेंगे, जो हमारे ऑन्कोजीन थे वो क्या करेंगे, क्योंकि कार्सिनोजेन की हमारी बॉडी में एंट्री हो गई, वो इनएक्टिव से एक्टिव हो जाएंगे और कैंसर खोज कर देंगे। इसमें यही बता रहे हैं, ऑन्कोजीन वायरस, कैंसर कोजिंग वायरस कॉल्ड ऑन्कोजीन, जो कि ऑन्कोजीन्स हैं, और ये क्या करेंगे, जब कार्सिनोजेंस की एंट्री लेंगे तो जो इनएक्टिव फॉर्म में है वो एक्टिव हो जाते हैं, जिन्हें प्रोटो ऑन्कोजीन्स कहते हैं। नॉर्मल सेल में इनएक्टिवेटेड सर्टेन कंडीशन कुड लीड टू ऑन्कोजीन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेल। नेक्स्ट, कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोस, कैसे करें, पता कैसे चले कि कैंसर है या नहीं, अब मैं तुम्हें वो बताने। The detection and diagnosis of cancer are very important before it is spread to other part of the body. Identification of cancer genes is pivotal to prevent cancer. Okay, भाई अगर कैंसर हो गया तो उसको हमें जल्दी से जल्दी पता उसका हो जाना चाहिए, क्योंकि कैंसर की 3 स्टेज हम सुनते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। अगर हमें कैंसर का फर्स्ट स्टेज में पता चल जाए तो हम उसको क्योर कर सकते हैं, ठीक है। कैसे पता करेंगे, इसके कई तरीके के ट्रीटमेंट इन्होंने बताए हैं। एक दिया है बायोप्सी, रेडियोग्राफी टेक्निक, बायोप्सी, रेडियोग्राफी टेक्निक, सीटी स्कैन और मैग्नेटिक रेजोनेशन, एमआरआई बहुत इंपॉर्टेंट है, और मोलिकुलर बायोलॉजी। देखो बायोप्सी में क्या होता है, मान लो हमारी जिस सेल में, जिस बॉडी पार्ट में कैंसर हुआ उसका एक छोटा सा पीस निकाल लेते हैं, सस्पेक्टेड टिश्यू को निकाल लेते हैं और उसको हिस्टोपैथोलॉजिकल लैब में लेकर जाते हैं और उस पर स्टडी की जाती है। जो पीस हमने बॉडी का जो टिश्यू लिया या जो कोई पीस हमने निकाला उसको कहते हैं बायोप्सी, और फिर उसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है कि भाई इसमें जो सेल हैं उनमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन हो रहा है या नहीं है। अगर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन है तो वो नॉर्मल है, और कॉन्टैक्ट इनहिबिशन अगर नहीं है तो वो कैंसरस सेल में चेंज कन्वर्ट हो चुकी है। दूसरी है, इसमें रेडियोग्राफी करके देख लेते हैं, एक्सरे करते हैं, एक्सरे टेक्निक यूज़ की जाती है, और सीटी स्कैन। सीटी स्कैन का तुम्हें पता ही होगा कि हॉस्पिटल में कैसे होता है, ये एक ऐसे टेक्निक है जिसमें पूरी बॉडी, कंप्लीट बॉडी को के थ्रू उसमें देखा जाता है। सीटी स्कैन, एमआरआई, और मोस्टली जो कैंसर देखे जाते हैं वो एमआरआई से देखे जाते हैं, क्योंकि आज की जो टेक्निक यूज़ की जा रही है वो एमआरआई टेक्निक है, एमआरआई टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। और पांचवा है तुम्हारा मोलिकुलर बायोलॉजिकल टेक्निक। ओके, नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर हो चुका तो उसका कोई क्योर क्या है, हम क्या कर सकते हैं। अब हम इसके ट्रीटमेंट की बात करेंगे कि ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर क्या है। कॉमनली 3 टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट आर अवेलेबल फॉर कैंसर। 3 टाइप के कैंसर अवेलेबल हैं। आप सर्जरी करा सकते हो, जो लेकिन बिनाइन ट्यूमर है उसमें सर्जरी हो सकती है, ठीक है, और रेडिएशन थेरेपी ले सकते हो, और कीमोथेरेपी। मोस्टली जो कैंसर होते हैं उनमें हम कीमोथेरेपी देखते हैं कि कीमोथेरेपी हो रही है, और सर्जरी से भी हो जाते हैं। जो बिनाइन कैंसर है, जो बिनाइन कैंसर जो मैंने तुम्हें बताया है कि जैसे मोल हो गया या कोई मस्सा हो गया, तो उसमें तो हम सर्जरी के थ्रू उसको निकलवा देते हैं। तो ये बिनाइन कैंसर में तो ऐसा होता है, बिनाइन ट्यूमर में हो सकता है। और जो लिग्नेंट फियर प्रॉपर्टी दिखा रहा है उसके लिए हम फिर कीमोथेरेपी कराते हैं या रेडिएशन थेरेपी कराते हैं। मैनी केमिकल ड्रग्स हैव साइड इफेक्ट इन कैंसर पेशेंट। देखो जिसको कैंसर होता है ना, हम क्या देखते हैं कि उनके बाल खत्म हो जाते हैं, सर पे से वो गंजे हो जाते हैं, तो वो किसकी वजह से हुआ, वो हो रहा है जो हमने ड्रग्स लिए, वो ड्रग्स अपना इफेक्ट दिखाते हैं, जिससे पेशेंट, जो कैंसर के पेशेंट होते हैं उनके बाल खत्म, सर से उड़ जाते हैं, मतलब वो गंजे हो जाते हैं, तो ये ड्रग का इफेक्ट है।
जो हमें देखने को मिलता है, क्योंकि उन्हें इतने ड्रग्स दिए जाते हैं, इंटरफेरोन दिए जाते हैं, जिनसे वो पेशेंट इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। द ड्रग विच आर कॉमनली अब्यूज्ड आर ओपियोइड्स, cannabinoids and cocoalkaloid. Majority of these are obtained from flowering plants. Some are obtained from fungi. ड्रग एंड अल्कोहल, ये इतने खतरनाक ड्रग हैं जो आज के यूथ को इफेक्ट कर रहे हैं। आमतौर पर जिन ड्रगों का हम अब्यूज जो यूज़ कर रहे हैं, कुप्रयोग करते हैं, उनसे ओपियोइड्स और कैनाबियोइड्स और कोको एल्कोलॉइड्स हैं। ये एक फ्लावरिंग प्लांट से हमें मिलते हैं और इन्हें कुछ फंजाई से भी निकाले जाते हैं। ओपियोइड्स ऐसे ड्रग हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम को और हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक को इफेक्टिव करते हैं। ये होते हैं ना, ये क्या होता है? ओपियोइड्स आर द ड्रग विच बाइंड द स्पेसिफिक ओपियोइड्स रिसेप्टर प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। हमारे नर्वस सिस्टम में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कुछ ओपियोइड रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, और जब हम इन ड्रग्स का यूज़ करते हैं तो ये हमारे ओपियोइड रिसेप्टर के साथ जाकर बाइंड कर जाते हैं। बाइंड मतलब जुड़ जाते हैं। इसको आमतौर पर हम हीरोइन बोलते हैं। जैसे हमने न्यूज़ में भी कई बार सुना कि हीरोइन पकड़ी गई, तो ये वही ड्रग्स हैं। इनको कॉमनली हम स्मैक भी बोलते हैं, और इसका जो कलर होता है, ये एक फ्लावर से बनता है जो रेड कलर का होता है। अफगानिस्तान में जो फ्लावर एक प्लांट लगता है जिसको कहते हैं कि ये ओपियोइड्स प्लांट है, और उसमें जो फ्लावर निकलता है वो होता है रेड कलर। अब इसको कैसे लिया जाता है, कैसे इसको बनाया गया, कैसे इसको प्राप्त कैसे हम इसको निकालते हैं? इसके प्लांट के ऊपर एक, ये देखो, ये वाला, ये जो कैप्सूल तुम देख रहे हो ना, ये इसका पॉड है, या इसका जो कैप्सूल है, इसको ये कुछ ऐसा है, ऐसे और ऐसे। तो इसको अगर आप कट कर दोगे, बीच में से कट कर दोगे, तो इसमें से एक मिल्क निकलता है जिसको लैक्टस ऑफ पॉपी प्लांट कहते हैं, या मिल्क ऑफ पॉपी भी कहते हैं, जिसको लैक्टस ऑफ पॉपी प्लांट कहते हैं या मिल्क ऑफ पॉपी भी कहते हैं। पॉपी प्लांट का अगर हम साइंटिफिक नेम की बात करें तो इसको कहते हैं पेपावर सोमेनिफेरम। इस प्लांट में कुछ जो कैप्सूल तुम्हें यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये वाले जो कैप्सूल हैं, इनमें अगर हम कट कर दें, इनको चाकू से कट करते हैं, तो इनसे एक लैक्टस ऑफ पॉपी निकलता है, जिसे कहते हैं लैक्टस ऑफ पॉपी प्लांट या मिल्क ऑफ पॉपी भी कहा जाता है। इसी को ओपियम भी कहते हैं। ओपियम को जब हम रिफाइंड करते हैं तो मॉर्फिन बनता है, और मॉर्फिन को जब एसिटाइलेशन किया जाता है तो हमें मिलता है हीरोइन, जिसको कहते हैं स्मैक। ये हमारे नर्वस सिस्टम और हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में जो स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर हैं उनको बाइंड कर देता है, जिससे हम क्या होते हैं, बेहोशी की कंडीशन में आ जाते हैं। जो आज के ये ड्रग्स हमारे यूथ को बहुत बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे ड्रग्स हैं जो एक बार लेना स्टार्ट कर दे तो फिर ये लत बन के रह जाती। इन सब चीज़ों से थोड़ा दूरी रहें तो अच्छा है। हीरोइन इज़ अ डिप्रेसेंट एंड स्लो डाउन बॉडी फंक्शन। अगर आप इसको ले लेंगे तो आपकी जो बॉडी फंक्शन है वो एकदम स्लो हो जाएंगे और आपको बेहोशी की हालत में कर देंगे। दूसरा है इसमें कैनाबियोइड्स जो होता है, ये भी एक प्लांट से ही मिलता है। कैनाबिनॉइड्स एक केमिकली ग्रुप से मिलता है, और ये मुख्य रूप से जो हमारी जो ब्रेन है उसमें जो रिसेप्टर होते हैं उनके साथ बाइंड हो जाता है। और कैनाबियोइड्स जो होता है ये सटाइवा प्लांट के इनफ्लोरेसेंस से प्राप्त किया जाता है। इसके जो भी पार्ट हैं इस प्लांट में, अगर आपके पास लीव्स है तो उससे भी आपको बहुत मिल जाएगा। ये देखो, इंटरेक्ट विद द कैनाबियोइड रिसेप्टर प्रेजेंट इन प्रिंसिपली इन द ब्रेन। हमारे ब्रेन के जो रिसेप्टर हैं उनके साथ ये मिल जाते, उनके साथ उनको बाइंड करता है। और नेचुरल कैनाबियोइड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इनफ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट कैनाबिस सटाइवा, और कैनाबिस सटाइवा प्लांट से ये हमको मिलता है। ये ध्यान रखना है कि कौन से प्लांट से मिल रहा है और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, ये सब आपको ध्यान रखना है। इस फ्लावर के
इसका जो लीव्स है, इसका जो रेजिन है, रेजिन का मतलब है जो उसमें जो लिक्विड निकलता है ना, पत्तियों को अगर आप अपने हाथों पर रब करते हो तो उनसे एक लिक्विड निकलता है चिपचिपा स्टिकी, जिसको रेजिन बोलते हैं या राल बोलते हैं। उससे भी इसका मतलब इस प्लांट के हर पार्ट को यूज करके डिफरेंट टाइप के ड्रग्स बनाए जाते हैं। जैसे कि आपका चरस है, आपका गांजा है, आपका हशीश है, ये सारे डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग हमें मिलते हैं। ओके, कोको अल्कोलॉइड की बात करेंगे। कोको अल्कोलॉइड और कोकीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोको प्लांट एजिथ्रोजाइलम कोको। देखो, ये मिलता है आपको एजिथ्रोमाइसिन के। कोको अल्कोलॉइड या कोकीन, जिसको हम कोको या क्रैक भी कहते हैं, ये मिलता है एक एरिथ्रोजाइलम कोको से। और इसको जो कहते हैं, ये साउथ अमेरिका का प्लांट है। ये मोस्टली जो होता है ना, बेसिकली ये साउथ अमेरिका का प्लांट होता है। और ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन के जो ट्रांसपोर्शन है, जो डोपामिन का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है हमारा, उसको बाइंड कर देता है। कोकोन, जिसे आमतौर पे हम कोक या क्रैक भी कहते हैं, ये अगर हम स्नॉटिंग करें, जोर से स्नॉटिंग करें, तो इसको ले सकते हैं बाय इंजेक्शन, ले सकते हैं बाय स्नॉटिंग, ले सकते हैं। और इसको लेने पर आपको एक यूफोरिया की कंडीशन बन जाती है। यूफोरिया होता है जिसमें हम मतलब इतने अपने आप में ऐसा लगता है हमको कि हम बहुत खुश हैं, हमें यूफोरिया होने लगता है। यूफोरिया की हमें कंडीशन बन जाती है जिससे हमें लगता है कि हम बहुत खुश हैं। ये क्या करता है कि यूफोरिया कंडीशन को बना देता है, जिससे हमें लगता है कि हम बहुत खुश हैं। और ये कौन से प्लांट से मिल रहा है, इसका ध्यान रखेंगे, एजिथ्रोजाइलम कोको से। कॉमनली कॉल्ड, इसको कोक और क्रैक भी बोला, मैंने अभी बताया है तुमको। और ये हमें यूफोरिया की फीलिंग कराता है कि जिसमें हमें लगता है कि हम बहुत खुश हैं। मतलब इसको लेने पर हमें दिन दुनी कुछ भी ध्यान नहीं रहता। सम प्लांट्स जो होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज अगर कहें कि एट्रोबेलेडोना एंड कुछ ऐसे भी होते हैं जो, जैसे किसी की सर्जरी हुई तो उसके लिए तब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और जैसे किसी को मान लो कोई बीमारी है, किसी को डिप्रेशन है, ये लिखा है ना यहाँ पे, मेंटल इलनेस और डिप्रेशन। ये देखो, ये डिप्रेशन होने पर, और इंसोमिनिया। इंसोमिनिया का मतलब है जो जिनको नींद की बीमारी है, नींद नहीं आती, ये जो डिप्रेस रहते हैं, उनके लिए भी इनका यूज़ किया जाता है। मॉर्फिन इज़ अ वेरी इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर इज ऑफन अब्यूज्ड। ये बहुत ही, मॉर्फिन जो होता है ये बहुत इफेक्टिव होता है, और ये बहुत इफेक्टिव है, और ये पेन किलर के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं। ओके, एडोलेंस एंड ड्रग अल्कोहल अब्यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एडोलेंस का मतलब होता है किशोर अवस्था। एडोलेंस मीन्स बोथ अ पीरियड एंड अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच अ चाइल्ड बिकम मैच्योर इन टर्म्स of his and her attitude and belief for effective participation in society. Adolescence, किशोर अवस्था, एक ऐसी अवस्था जिसमें एक बच्चा डेवलप हो रहा है, एक बच्चे का माइंड डेवलप हो रहा है, एक बच्चे की बॉडी डेवलप हो रही है। एक ऐसा पीरियड है, एक ऐसा प्रोसेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस और एक बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है। एक बच्चा जब सोसाइटी के बीच में अपना बिहेव दिखाता है, एक बच्चा जब ग्रो कर रहा है, उसमें बहुत जिज्ञासा है दुनिया को जानने की, समझने की, तो ये वो किशोर अवस्था। और किशोर अवस्था में हम कुछ इतने बच्चे आज की डेट में इतने प्रेशराइज हो गए हैं कि उनके ऊपर बहुत प्रेशर है। ये एक ऐसी एज है, 12 to 18 ईयर्स ऑफ एज में बी थ्रो ऑफ एज एडोलेंस पीरियड। 12 से 18 साल के जो बीच का जो टाइम पीरियड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उस एडोलेंस, किशोर अवस्था है, क्योंकि इसमें ही हम कुछ अच्छे काम भी करते हैं और कुछ बुरे। आज की डेट में, आज की जनरेशन पे बहुत प्रेशर है अपनी एजुकेशन को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर। आजकल की फैमिली ये चाहती है कि हमारे बच्चे हमारे अकॉर्डिंग चलें, और बच्चे ये चाहते हैं कि हम अपने अकॉर्डिंग। तो वो क्या करते हैं, कुछ गलत तरीके अपनाना शुरू कर देते, ड्रग लेने स्टार्ट कर देते, अल्कोहल अब्यूज़ हो जाता है। इसी को कहते हैं ड्रग अल्कोहल अब्यूज। एडोलेंस इज ए कंप्रेस्ड बाय सेवरल बायोलॉजिकल एंड बिहेवियर चेंज। जब एक बच्चा बड़ा हो रहा है, 12 से 18 साल की उम्र का है, एडोलेंस है, किशोर अवस्था है, उसका बिहेवियर चेंज होता चला जाता है। वो अपने मन की करना चाहता है एक्चुअली में, और उसमें कुछ बायोलॉजिकल चेंज भी आने स्टार्ट हो जाते हैं।
उसमें एक्साइटमेंट होती है, कोई जिज्ञासा होती है कुछ कर गुजरने की, एक्सपेरिमेंट करना चाहता है वो, और वो गलत तरीके अपनाना स्टार्ट कर देता है, जिसको हम कहते हैं ड्रग एंड अल्कोहल एब्यूज। ओके, एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। एडिक्शन एंड क्या, एडिक्शन का मतलब है कि जब हमें उस चीज़ की लत पड़ गई, ड्रग की हमें लत पड़ गई। एडिक्शन इज ए फिजियोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टेन इफेक्ट सच एज यूफोरिया। मैंने बताया यूफोरिया एक ऐसी फीलिंग जिसमें हमें लगता है कि हम बहुत खुश हैं। जब हम इन ड्रग का यूज़ करते हैं तो हमें यूफोरिया की फीलिंग आती है, पर वो खुशी एक टेम्परेरी, हमें टेम्परेरी खुशी देती है, वो परमानेंट खुशी नहीं है, क्योंकि वो इफेक्ट दिखा रही है ड्रग का। हम क्या करते हैं, पहले उस ड्रग को लेना स्टार्ट करते हैं और हम सोचते हैं कि बस इसको लेंगे तो हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, हमारी प्रॉब्लम खत्म हो। ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो क्या कर रही है, कुछ टाइम के लिए हमें खुशी दे सकती हैं, पर होल लाइफ के लिए हमें खुशी नहीं दे सकती। विद रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग, और एक बार अगर तुमने इन चीज़ों का यूज़ करना स्टार्ट किया तो होल लाइफ के लिए वो आपके लाइफ का पार्ट बन के रह जाएंगे, आप हमेशा उनके ऊपर डिपेंड होकर रह जाओगे। ये ड्रग अल्कोहल से हमें हमेशा ही दूर रहना चाहिए। अपने मन की खुशी हमारी हमारे मन में है, अपनी खुशी को फील करो, अंदर से खुशी को फील करो। हमें इन चीज़ों की लत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन को, हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रही है। हमारी खुशी हमारे मन में है, उसको फील करो, इंटरनली हमारी जो खुशी है उसको फील करो, ना कि आर्टिफिशियल ड्रग अल्कोहल पर डिपेंड होकर रह जाओ। ये बहुत खतरनाक चीज़ है। डिपेंड्स इन द टेंडेंसी, हमारी बॉडी को इनकी एक टेंडेंसी बन जाती है कि इनके बिना फिर हम काम नहीं कर सकते, और हम इन पे डिपेंड होकर रह जाते। विड्रॉल सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय एंजाइटी, सिकनेस, न्यूसा एंड स्वेटिंग। हमें हमारी हमारी लाइफ का एक पार्ट बन जाते हैं, हमारी टेंडेंसी हो जाती है इनको लेने की। अगर आप अपने मन की खुशी को अपने अंदर ही फील करेंगे तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर अच्छे से ग्रो होना चाहते हो तो आप अच्छे काम करो, पढ़ो, क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं तो वो कभी भी असफल नहीं होते। हम जब मेहनत करते हैं, श्रम करते हैं, तो हम सफल हो जाते हैं। इसलिए इन चीज़ों से हमेशा हमें दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़। अब अगर तुम इन चीज़ों का यूज़ कर लोगे, मान लो हमने इनको यूज़ किया, तो ये अपना इफेक्ट दिखाती, और इनके इफेक्ट जाहिर सी बात है कि अच्छे नहीं होंगे। इमीडिएट इफेक्ट आर रेकलेस बिहेवियर। जब हम इन चीज़ों का यूज़ करने लगते हैं तो घर घर में लड़ाई झगड़ा, वायलेंस देखने को हमें मिलता है। और क्या, ड्रग में भी लीड टू कोमा। क्या होता है कि हमारे बॉडी के पार्ट फेल होना स्टार्ट हो जाते हैं जब हम इनको लेते हैं। क्या होता है, डेथ ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर, हार्ट फेल और सेरिब्रल हेमरेज। इस तरीके की खतरनाक बीमारियां हमें होती हैं। हमारा हार्ट फेल हो सकता है, सेरिब्रल हेमरेज हो सकता है, रेस्पिरेटरी फेल हो सकते हैं हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। इसलिए इन चीज़ों से दूर ही रहना बेटर है। दोज हु टेक, जो इनको ले रहे हैं, अगर तुमने इसकी ले ली ओवरडोज तो क्या होगा, आपने इसकी ओवरडोज ली तो आपको एड्स भी हो। आप क्या करते हैं, जो इनका यूज़ कर रहे हैं वो स्नॉटिंग से करते हैं या किसी इंजेक्शन से करते हैं, और जो इंजेक्शन, जो उन्होंने नीडल यूज़ की, उस नीडल को ही किसी दूसरे ने यूज़ किया, तो हो सकता है कि जिसने वो ड्रग्स लिए थे या नीडल यूज़ की थी उसको पहले से ही एड्स हो, और आपने भी वो नीडल यूज़ की तो आपको भी एड्स हो जाएगा। आपको हेपेटाइटिस बी भी हो सकता है, आपको एड्स भी हो सकता है। The chronic use of drug and alcohol damage nervous system and cause liver cirrhosis। देखो, अगर आप इनको क्रोनिक यूज करोगे तो आपको क्या होगा, आपको नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकता है, आपको और डिफरेंट टाइप की बीमारियां हो सकती हैं। द यूज ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कुछ फीमेल हैं जो ड्रग अल्कोहल का यूज कर रही हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर वो करेंगी तो होने वाले बच्चे को भी कई तरीके की बीमारियां हो जाएंगी। जो बच्चा है वूव में, उसके ऊपर वो अपना इफेक्ट दिखाएंगे। इसलिए इफेक्ट ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज बहुत ही खतरनाक है, इसलिए इससे आप दूर रहे। किशोर अवस्था यानी कि एडोलेंस, आज की डेट में सभी परेशान हैं अपने एजुकेशन को लेकर। कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है, कोई इंजीनियर बनना चाह रहा है। इसलिए तो अपने मन की खुशी को अंदर से निकालो, और दिल से और गहराई से जब तुम किसी चीज़ में लग जाते हो तो आपको कभी भी ड्रग अल्कोहल की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको, अगर आप इनका ज़्यादा यूज़ करोगे तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीज़ होनी स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे आपको डिप्रेशन हो सकता है, आपको टेस्टिकल्स की, आपका मूड स्विंग हो जाएगा,
ठीक है, तो ये था आपका इफेक्ट ऑफ ड्रग अल्कोहल अब्यूज। नेक्स्ट, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। अगर हम इनको प्रिवेंट करें तो कैसे करें? प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में द मेजर यूजफुल टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज अमंग एडोलसेंट्स। देखो, अवॉइड कर सकते हैं हम इनको, अवॉइड अंडर प्रेशर। भाई बच्चों पे जो प्रेशर माँ बाप का होता है कि अच्छा पढ़ो अच्छा करो, तो वो क्या करते हैं, बच्चे प्रेशराइज हो जाते हैं, वो क्या करते हैं फिर गलत काम करने लगते हैं, वो अल्कोहल लेना स्टार्ट कर देते हैं। फैमिली मेम्बर को भी, पेरेंट्स को भी ये चाहिए कि बच्चे को जिसमें उसका इंटरेस्ट है उसको उसी फील्ड में काम करना चाहिए, हमें कभी बच्चों को प्रेशराइज करना नहीं चाहिए। चिल्ड्रन शुड बी एजुकेटेड एंड काउंसल्ड टू बियर प्रॉब्लम एंड स्ट्रेस इन लाइफ। फिर क्या होता है, वो बच्चे स्ट्रेस फील करने लगते हैं, उनमें स्ट्रेस आ जाता है और कई तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। द चाइल्ड शुड कीप हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड एल्डर्स। Affected individual should seek medical help of qualified physiologist and de-addiction and rehabilitation program। कुछ प्रोग्राम होते हैं जिसमें बच्चों को अवेयर करते हैं, तो ये वो बताए। नेक्स्ट, तुम्हें मेरा वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और भी बच्चों को इससे बेनिफिट मिले इसके लिए आप इसको शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी वेरी मच।